एक व्हील चेयर पर बैठा आदमी जब दीवार के पार से आती आवाजें सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दीवार के उस पार कुछ लोग उसके ही घर में घुसने का प्लान बना रहे थे और उन्हें ये तक पता था कि वो चल नहीं सकता। आखिर कौन थे ये लोग जो एक अपाहिज आदमी को निशाना बना रहे थे और इस साजिश के पीछे क्या मकसद था? ये सब जानने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत से देखते हैं, जहां हम मिलते हैं एक आदमी से जिसका नाम है वाकेन, और हम देखते हैं कि वो एक व्हील चेयर पर बैठा है और किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर काम कर रहा है और उसके पास एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम है कासेमीरो। कासेमीरो भी बेचारा चल नहीं पाता, उसके पिछले पैरों में तकलीफ है और वाकेन अपने इस साथी से बहुत प्यार करता है। वो एक डॉक्टर को फोन करके पूछता है कि क्या कासेमीरो का कोई ऑपरेशन हो सकता है जिससे वो ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है, कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये सुनकर वाकेन का दिल टूट जाता है, उसे अपने दोस्त की तकलीफ देखी नहीं जाती। भारी दिल से वो इंटरनेट पर सर्च करना शुरू करता है कि किसी कुत्ते को बिना तकलीफ दिए आराम से कैसे मौत दी जा सकती है। उसका मन नहीं है लेकिन वो मजबूर है और आखिरकार उसे एक नशा मिल जाता है जिसे वो कुत्ते के बिस्किट्स में मिला देता है ताकि जब वक्त आए तो वो कासेमीरो को इस दर्द भारी जिंदगी से आजाद कर सके। एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जिसका नाम है बुर्दा और उसके साथ उसकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम बेटी है। बेटी बिल्कुल शांत है, एक लफ्ज भी नहीं बोलती। बुर्दा बताती है कि उसने वाकेन का ऐड देखा था जिसमें उसने अपने घर का एक कमरा किराए पर देने की बात की थी। उनका इस तरह बिना बताए अचानक आ जाना वाकेन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे गुस्सा आता है क्योंकि कासेमीरो को अनजान लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वाकेन उन्हें मना करने की कोशिश करता है लेकिन बुर्दा ने जैसे मन बना लिया था कि वो यहीं रहे और वो फौरन अंदर आकर रहने का फैसला कर लेती है। वाकेन इससे खुश तो नहीं है लेकिन वो मजबूर है, उसके सर पर कर्ज है और अगर किराए के पैसे नहीं मिले तो ये घर उसके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उन्हें रहने की इजाजत दे देता है। वाकेन बहुत ही चुपचाप और अजीब सा बर्ताव करता है, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। बुर्दा आते ही घर की साफ सफाई में लग जाती है और वाकेन से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वाकेन उससे दूर दूर ही रहता है। बुर्दा उसे अपनी कहानी का कुछ हिस्सा बताती है। वो बताती है कि उसने डांसर बनने की ट्रेनिंग ली थी और बड़े बड़े सपने लेकर वो शहर में गई, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसे स्ट्रिप क्लब्स में परफॉर्म करना। वाकेन की जिंदगी में अब हलचल मच जाती है। बुर्दा जोर जोर से म्यूजिक बजाती है और बेटी घर के अजीब गरीब घरों में छुपती रहती है। एक बार तो बुर्दा बेटी को ढूंढते हुए बाहर निकलती है और उसे एक टूटी हुई कार दिखती है जिसे वो बड़े आश्चर्य से देखती है, जैसे समझ ना पा रही हो कि ये यहाँ क्या कर रही है। खैर वो वापस बेटी को ढूंढने लगती है और आखिरकार बेटी उसे एक अलमारी में छिपी हुई मिलती है। बाद में बुर्दा को वाकेन की पुरानी जिंदगी की कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि उसकी भी एक नॉर्मल लाइफ थी। एक दिन वाकेन का बर्थडे होता है और बुर्दा और बेटी उसे सरप्राइज देने के लिए एक स्पेशल डिनर बनाती है। डिनर के वक्त बुर्दा वाकेन को बताती है कि बेटी गूंगी नहीं है, बस उसने खुद से बोलना बंद कर दिया। उनकी बातें आगे बढ़ती हैं और बुर्दा वाकेन से पूछती है कि वो अपना कर्ज चुकाने के लिए ये घर बेच क्यों नहीं देता, लेकिन वाकेन के चेहरे से साफ पता चलता है कि इस घर से उसका कोई गहरा रिश्ता है जिसे वो तोड़ना नहीं चाहता। वाकेन अपना ज्यादातर वक्त बेसमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करते हुए बिताता है, जबकि बुर्दा डांस करती है और अपनी बेटी का ख्याल रखती है। फिर एक दिन एक चमत्कार होता है, सब देखते हैं कि कासेमीरो जो चल नहीं पाता था धीरे धीरे बेटी की तरफ चल पड़ता है। देखकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन वाकेन ये देखते ही चुपचाप वापस बेसमेंट में चला जाता है। वहां जाकर एक सिगरेट जलाता है और काम करने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, शायद अपने कुत्ते को किसी और के पास जाते हुए उसे अपनी अकेली जिंदगी का एहसास और भी ज्यादा होता है। एक शाम जब वाकेन अपने बेसमेंट में होता है तो उसे पड़ोस के घर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे कुछ अजीब लगता है। वो एक स्टेथोस्कोप उठाता है और उसे दीवार से लगाकर सुनने की कोशिश करता है। उसे सुनकर जो पता चलता है उससे उसके होश हो जाते हैं। पड़ोस में कुछ आदमी हैं जो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। उन्हें यह तक पता है कि वाकेन व्हील चेयर इस्तेमाल करता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो किसी शांत समय पर वापस आएंगे। वाकेन चिंता में पड़ जाता है, इसलिए वो उस स्टेथोस्कोप को टेप से दीवार पर चिपका देता है और उसे अपने कंप्यूटर से जोड़ देता है ताकि वो उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद वो ऊपर बुर्दा और बेटी के साथ डिनर करने चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही बातें घूम रही हैं। अगली सुबह वाकेन दीवार के पार से रिकॉर्ड की गई ऑडियो सुनता है और वो उनके नाम नोट करता है जो उसे सुनाई देते हैं, लेकिन उनकी बातें ज्यादा साफ नहीं है। उसे बस इतना समझ आता है कि वो लोग लकड़ी इधर उधर कर रहे हैं और जानकारी निकालने के लिए वो चुपके से दीवार में एक छोटा सा सुराख ड्रिल करता है और उसमें एक मिनिएचर कैमरा डालता है। इस कैमरे को वो अपने कंप्यूटर से जोड़ देता
वो वाकेन को सुबह तक का समय देती है अपनी बात पर दोबारा सोचने के लिए। उस रात वाकेन अकेला बैठा उन नोट्स को पढ़ रहा होता है जो उसने उनकी बातों से बनाए थे। वो नोटिस करता है कि वो आदमी सिर्फ रात में काम करते हैं और वो एक सुरंग जैसी चीज खोद रहे हैं जिसका प्लान क्रिसमस ईव तक उसे पूरा करने का है। अगले दिन वाकेन बुर्डा से कहता है कि वो लोग रुक सकते हैं। वाकेन वापस अपने बेसमेंट में जाता है और कैमरा फीड को गौर से देखना शुरू कर देता है। हर डिटेल को नोट करता है। उनकी बातों में एक्सप्लोसिव्स यानी विस्फोटक का भी जिक्र होता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो देखता है कि बुर्डा चुपके से छत के रास्ते पड़ोसियों के घर में घुस गई है। उसे पता चलता है कि बुर्डा उन आदमियों को जानती है और उससे भी बुरी बात यह है कि उसका उनके लीडर गलर्टो के साथ कोई रिश्ता है। अब सारी कहानी साफ हो जाती है। बुर्डा ने कमरा किराए पर सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वो वाकेन पर नजर रख सके। गलर्टो उसे इस तरह रिस्क लेकर आने के लिए डांटता है और वो उसे एक स्पेशल चाबी देता है और कहता है कि आगे से वो बस टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए ही बात करे। उसी रात एक अजीब घटना होती है जब बेटी अपने अंडरवेयर में वाकेन के कमरे में आती है। वो चुपचाप कुछ सेकंड के लिए उसे सोते हुए देखती है और फिर शांति से वापस चली जाती है। इधर वाकेन लगातार फुटेज देखता रहता है और आखिरकार वो उन आदमियों के कुछ ब्लूप्रिंट्स यानी नक्शों को देखने को मिलता है और सब कुछ उसके दिमाग में साफ हो जाता है। वो लोग सड़क के कोने पर स्थित बैंक को लूटने के लिए एक सुरंग बना रहे हैं। अगले दिन जब बुर्दा शॉपिंग के लिए बाहर गई होती है, वाकेन बेटी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो उसकी ड्राइंग्स में इंटरेस्ट दिखाता है लेकिन बेटी उस पर कोई ध्यान नहीं देती। लेकिन तभी उसे एक ऐसी चीज पता चलती है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। उसे पता चलता है कि बेटी बोलती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कासिमीरो से। ये जानकर वाकेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुपके से कासिमीरो के कॉलर में एक माइक्रोफोन छिपा देता है ताकि वो जो कुछ भी बोले उसे रिकॉर्ड कर सके। जल्द ही उसे गैंग के प्लान के बारे में और भी जानकारी मिल जाती है। वो लोग चोरी किए हुए कैश को एक छोटी सी गाड़ी में लाद कर सुरंग के नीचे से ले जाते हैं। लॉजिस्टिक्स पर बात करते हुए लीडर गलर्टो को पता चलता है कि उसके एक आदमी ब्रूनो ने घर के अंदर अपना फोन इस्तेमाल किया है और किसी को बैंक का एड्रेस भी भेज दिया। ये सुनकर गलर्टो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जैसे ही ब्रूनो को खींचकर बेसमेंट में लाया जाता है, उसकी पिटाई की जाती है और उसे एक टेबल से बांध दिया जाता है। ब्रूनो रोते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो बस एक लड़की से कांटेक्ट करना चाहता था जिसे वो पसंद करता है और उसने उनके प्लान के बारे में कोई डिटेल नहीं दी। लेकिन गलर्टो उसकी एक और ब्रूनो पर इल्जाम लगाता है कि उसने पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाला। इसके बाद वो बहरेमी से एक स्क्रू ड्राइवर से ब्रूनो पर हमला करता है और आखिर में उसके सर पर वार करके उसे मार देता है। वाकेन अपनी निगरानी के जरिए ये पूरा खौफनाक मंजर देखता है। मर्डर के बाद गलेटो अपने भाई कैनारियो के साथ बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में डिस्कस करता है और वो डिसाइड करते हैं कि उनके साथ काम करने वाला करप्ट पुलिस ऑफिसर इस काम को संभाल लेगा। उस रात वाकेन कासिमीरो के कॉलर से छिपा हुआ माइक्रोफोन निकालता है। वो बुर्डा को रोकना चाहता है ताकि वो बीच में ना आए या बाकियों को खबरदार न करे। इसलिए वो चुपके से उसकी वाइन में नींद की दवा मिला देता है। जब वो बेहोश हो जाती है तो वो उसे अपने बेड से बांध देता है और उसके फोन पर एक अलार्म सेट कर देता है ताकि उसे याद रहे कि अगली डोज कब तक। उसे काबू में करने के बाद वो गैंग की गतिविधियों पर नजर रखना जारी रखता है। नई रिकॉर्डिंग्स से वाकेन को पता चलता है कि करप्ट ऑफिसर चोरों को सेफ नंबर 747 और 748 ना खोलने की चेतावनी दी क्योंकि ये सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस किसी शक्तिशाली क्रिमिनल से। क्रू में एक नया मेंबर है, एक औरत जिसका नाम रेनी है, जो ब्रूनो की जगह लेने आई है और बैंक में घुसने के लिए जरूरी एक्सप्लोसिव्स अपने साथ है। जब मर्डर को होश आता है, वाकेन उससे आराम से खाना खिलाता है और फिर उससे सीधे पूछता है कि वो गलर्टो जैसे आदमी के साथ क्यों। मर्डर उसका बचाव करता है। वो कहती है कि हाँ वो एक चोर है लेकिन वो हिंसा नहीं करता, वो वॉयलेंट नहीं है। उसकी ये गलतफहमी दूर करने के लिए वाकेन अपना लैपटॉप खोलता है और उसे ब्रूनो की मौत का वीडियो दिखा देता है। अपने बॉयफ्रेंड की असलियत उसकी इस बेरहमी को देखकर बर्टा के होश उड़ जाते हैं और वो कांपने लगती है। जो आदमी उसे मासूम लगता था वो एक कातिल निकला। इसके बाद वाकेन बेटी से बात करने जाता है और बड़े प्यार से उसे समझाता है कि उसे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उसे अपने लेट बेटी के कमरे में ले जाता है और कहता है कि वो वहां रह सकती है। यहाँ तक कि वो उसे कहता है कि वो कासिमीरो को भी अपने साथ ले सकती है। वो उसे कमरे में लेकर कहता है कि वो वहां आराम से खेल सकती है। अब वाकेन के दिमाग में चोरों के माल का एक हिस्सा चुराने का एक खतरनाक प्लान बन जाता है और उसका आइडिया बहुत सिंपल था। वो अपने बेसमेंट के फर्श से सीधा सुरंग के ऊपर एक सुराख करेगा और उस पल का इंतजार करेगा जब उनकी पैसों से भरी गाड़ी नीचे से गुजरेगी। फिर वो बस नीचे हाथ डालकर कुछ कैश निकाल लेगा। जब वो बर्टा के हाथ पैर सीधे कर रहा होता है ताकि
लेकिन वाकिन को अपनी स्ट्रेटेजी पर पूरा भरोसा था। अपने सर्विलांस सेटअप पर वापस आकर वाकिन सुनता है कि चोरों को एक सेटबैक लगा है, क्योंकि खुदाई करते वक्त उनसे गलती से एक पानी का पाइप फट गया है। उन्हें बहुत देर से एहसास होता है कि वो गलत दिशा में खुदाई कर रहे थे और ये ठीक तो हो सकता था, लेकिन इस देरी का मतलब था कि वो क्रिसमस ईव तक बैंक नहीं पहुंच पाएंगे जैसा उन्होंने सोचा था। इसके बजाय वो क्रिसमस के दिन अपना काम पूरा करेंगे। इस बात से वो चिंतित हो जाते हैं क्योंकि अर्जेंटीना में 24 तारीख को ज्यादा पटाखे और शोर होता है, जिससे उनकी चोरी छुप सकती थी। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि छुट्टी का शोर शराबा उनके काम आए, लेकिन बदकिस्मती से वाकिन के लिए उनके प्लान में एक बड़ा बदलाव आता है। जब गैंग डिसाइड करती है कि वो छोटी गाड़ी की जगह एक मजबूत कैट कैरियर यानी बिल्ली ले जाने वाला बॉक्स इस्तेमाल करें। ये बंद था और ज्यादा स्टेबल था, जिसका मतलब था कि वाकिन अब ऊपर से कैश नहीं निकाल पाएगा जैसा उसने प्लान किया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उसे सब कुछ दोबारा सोचना पड़ा। फिर वाकिन अपने फर्श में सुराख पूरा करता है, उस पर एक ढक्कन लगाता है और उसे मिट्टी से इस तरह कैमोफ्लेज कर देता है कि वो बिल्कुल नेचुरल है। इसके बाद वो टूटे हुए पाइप को जांचने के लिए सुरंग में घुसता है और उसकी डिटेल में नाप-तोल करता है, ये कंफर्म करते हुए कि उसमें से अभी भी पानी बह रहा है। जैसे ही वो वापस आने वाला होता है, उसे आवाजें सुनाई देती हैं। गलेर्तो और कैनारियो उसी तरफ आ रहे थे। वो जल्दी से सुरंग के एक इस्तेमाल ना होने वाले हिस्से में छुप जाता है और अपने चेहरे पर मिट्टी लगा लेता है ताकि कोई उसे देख न ले, और वो बिल्कुल शांत रहता है जब वो उसके पास से गुजरते हैं। वो उन्हें एक छिपी हुई सेफ हाउस के बारे में बात करते हुए सुनता है, जिसके बारे में सिर्फ उन दोनों को और जोर्डो को पता। कैनारियो को जोर्डो का इसमें शामिल होना ज्यादा पसंद नहीं था, खासकर मूनो वाली घटना के बाद, और वो साफ कर देता है कि उसे जोर्डो पर पूरा भरोसा नहीं। गलेर्टो और कैनारियो के सुरंग से जाने के बाद वाकिन ठीक उस समय घर वापस पहुंचता है जब बर्टा को नींद की दवा की अगली डोज देनी थी, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। बेटी गायब थी। वो उस कमरे में जाता है जहां वो थी, उसका नाम पुकारता है, लेकिन वो वहां नहीं थी। जब उसे कासिमीरो अकेला मिलता है तो वाकिन को फौरन समझ आ जाता है कि क्या बेटी जरूर मुझे सुरंग में उतर गई। वो बेसमेंट की तरफ भागता है ये देखने के लिए कि क्या हुआ, और जब वो अपना सर्विलांस चेक करता है तो उसकी बात कंफर्म हो जाती है। पड़ोस के घर में घुस गई थी। क्रिमिनल्स के बेस ऑफ ऑपरेशंस के पास घूम रहे थे और ठीक तभी गैंग बेसमेंट में वापस आ गई। खुशकिस्मती से बेटी जानती थी कि उसे छुपे रहना है। उनके साथ गुडमैन, वही करप्ट पुलिस ऑफिसर जो इस चोरी में उनकी मदद कर रहा था। जब वो आदमी बात कर रहे थे, जोर्डो पागलों की तरह अपनी घुमी हुई घड़ी ढूंढने लगता है। उसे यकीन था कि उसने उसे वहीं छोड़ा था। गुडमैन उन्हें उन वॉल्ट्स की एक लिस्ट देता है जिन्हें उन्हें नहीं छेड़ना है, क्योंकि वो साइलेंट अलार्म से जुड़े हुए थे, और वादा करता है कि चोरी के दौरान वो उस एरिया से सारी पेट्रोल्स को हटा देगा। गुडमैन पूछता है कि क्या गलेर्टो इसके बाद सच में ये सब छोड़ देगा, और गलेर्टो कंफर्म करता है। उसे बताता है कि वो एक लड़की के साथ जा रहा है। अपनी मदद के बदले में गुडमैन मांग करता है कि गलेर्टो सेफ डिपॉजिट बॉक्स 155 से कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स निकाले, ऐसी फाइल्स जिनका इस्तेमाल करके कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। जोर्डो पूछता है कि उस बॉक्स में क्या है, और गुडमैन उसे कहता है कि वो ना ही जाने तो बेहतर है और उसे वो लेना भी नहीं चाहिए। जोर्डो बेपरवाह होकर उसे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के पास उसके खिलाफ क्या है। जैसे ही रास्ता साफ होता है, बेटी वापस भागती है और वाकिन उसे सुराख से ऊपर चढ़ने में मदद करता है। जैसे ही वो ऊपर आती है तो उसे गले लगाता है और उसे तसल्ली देता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसे जल्दी ही पता चलता है कि जोर्डो की घुमी हुई घड़ी बेटी नहीं है। बाद में वाकिन देखता है कि गलेर्टो टेक्स्ट करने के बजाय बर्टा को कॉल कर रहा है। इसका मतलब था कि उसे शक से बचने के लिए खुद बात करनी पड़ेगी। वो बर्टा को बताता है कि उसे उससे बात करनी होगी, लेकिन अभी भी गुस्से में और मदद करने से इनकार करते हुए बर्टा चुप रहती है। इसलिए वाकिन अपना लैपटॉप फिर से निकालता है और फिर वो उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जो उसने कासिमीरो के कॉलर में रिकॉर्ड की थी। वो रिकॉर्डिंग को पॉज करता है और उसे बताता है कि उसने एक कनेक्शन बनाया है। बेटी ने 2 साल से बात नहीं की, जो लगभग उतना ही समय है जब वो गलेर्टो से मिली थी। फिर वो कासिमीरो के कॉलर से कैप्चर किया गया एक और ऑडियो क्लिप चलाता है, जिसमें बेटी धीरे से कुत्ते से बात कर रही है, ये बताते हुए कि गलेर्टो ने उसे गलत तरीके से छुआ। ये सच्चाई बर्टा को अंदर तक तोड़ देती है। वो रोती है, इस बात पर पछताती है कि वो उसे अपनी जिंदगी में क्यों है, और अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब वाकिन उसे शांत करने की कोशिश करता है तो वो कहता रहता है कि वो उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन बर्टा इसके लिए बहुत इमोशनल है। वो उसे अपना प्लान
चोर बैंक को एक्सप्लोसिव से उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। चोरों का प्लान सुबह 8 बजे चोरी दोबारा शुरू करने का था, इसलिए वाकिन ने इस पॉज का फायदा उठाया। बेटी को उसके कमरे में सुरक्षित लॉक करने के बाद वो चुपके से सुरंग में उतर गया। वो बिल्कुल शांति से आगे बढ़ा, डरते डरते कि कहीं कोई उसे देख न ले, और उसने धीरे से उनके लगाए हुए एक्सप्लोसिव्स को उसकी असली जगह से हटाया और उसे पानी के पाइप के पास लगा दिया। उसका प्लान अब बदल चुका था। वो सिर्फ चोरी नहीं बल्कि पूरे प्लान को ही बर्बाद करना चाहता था। अपना काम करने के बाद वो सुरंग के दूसरे छोर तक गए, जहां से वो सीधा बैंक के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट, खास तौर पर नंबर 748, जिसे खोलने से मना किया गया था, उसका लॉक तोड़ा और अंदर से पैसों का एक बैग उठा लिया। लेकिन इतनी जल्दी में जब वो बाहर निकला तो उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वॉल्ट का दरवाजा पीछे ठीक से बंद नहीं हुआ। अपने रास्ते वापस आते हुए वाकिन की नजर रेनी पर पड़ी, जो सुरंग का मुआयना कर रही थी। उसने पहले की तरह छुपने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे सुनाई दिया कि वो लोग वेंटिलेशन सिस्टम शुरू कर रहे। वाकिन जानता था कि पंखा चलते ही इस जगह से सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, इसलिए उसके पास कोई और चारा नहीं बचा और दम घुटने से बचने के लिए उसे बैंक में वापस जाना। किस्मत से चोरों की तैयारी में उम्मीद से ज्यादा वक्त था, जिससे वाकिन को सुरंग से बचकर निकलने और बिना किसी की नजर में आए अपने घर वापस पहुंचने का मौका मिल गया। इधर रेनी गैलर्टो के 2 आदमियों पीची और श्वार्ज़नेगर के साथ बैंक में घुसी और उन्होंने गुटमैन की दी हुई लिस्ट के हिसाब से वॉल्ट्स खोलना शुरू कर दिया। जब वो वॉल्ट 748 तक पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई पहले ही अंदर आ चुका है। ठीक उसी पल पाइप से सुरंग में पानी रिसने लगा, लेकिन उन्हें लगा कि यह नुकसान ब्लास्ट की वजह से हुआ है और उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये किसी की साजिश है। रेनी ने फौरन चेतावनी दी कि उन्हें इमीडिएटली वहां से निकलना होगा। इस बीच गैलर्टो, कैनारियो और जोर्डो ने भी पानी को भरता हुआ देखा, लेकिन अपने साथियों की मदद करने के बजाय वो लोग अब तक जो माल चुराया था उसे उठाकर वहां से भाग गए। लेकिन रेनी इतनी किस्मत वाली नहीं थी। उसने सुरंग को पार करने की कोशिश की ठीक तब जब वो पानी से भागने लगी थी, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई। बीच में ही फंसकर न आगे जा पाती है न पीछे, वो पार नहीं कर सकती। किसी के चीखने की आवाज सुनकर वाकिन ने अपने फर्श का हैंडल खोला और रेनी को बढ़ते हुए पानी में संघर्ष करते हुए देखा। उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रेनी ने उसे देखा वो चिल्लाने लगी, उस पर पड़ोसी होने का इल्जाम लगाती हुई और बाकियों को सावधान करने की कोशिश की। घबराहट में उसने वाकिन को भी अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश की। अब वाकिन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने खुद को उससे छुड़ाया, हैच को बंद कर दिया और उसे डूबने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा था। आखिरकार पाइप पूरी तरह से फट गया, जिससे न सिर्फ सुरंग बल्कि बैंक और वाकिन का बेसमेंट भी पानी से भर गया। उसने सुरंग के प्रवेश द्वार से ढक्कन हटाया और किसी भी तरह के छेड़छाड़ के निशान को जल्दी से धो दिया। फिर उसने एक रस्सी खींची, जिससे पुराने कंप्यूटर केसेस का एक ढेर उस जगह पर गिर गया। अपने चुराए हुए पैसों का बैग उठाकर वो बेसमेंट से ठीक उसी वक्त निकला जब पूरे ब्लॉक की बिजली चली गई। पीची और श्वार्ज़नेगर ने भी बचने की कोशिश की, लेकिन बढ़ता हुआ पानी उन्हें वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। लाचारी में उन्होंने पुलिस की मदद बुलाने के लिए अलार्म से जुड़े हुए सेफ्स में से एक को खोल दिया, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें डूबने से पहले बचा ले। ऊपर वाकिन ने बर्टा को चेक किया, जिसे होश आ गया था और वो गुस्से से आग पकड़ रही थी। उसने उस पर हमला किया, उसे नीचे गिरा दिया और पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है। उसने उसे बताया कि वो कहाँ है। अभी भी भावुक होकर बर्टा ने पूछा कि उसने उस पर कभी भरोसा किया। वाकिन ने उसके जवाब में उसे किस किया और उसे मनाने की कोशिश की कि अब जब उसके पास पैसे हैं तो वो एक साथ भाग सकता है, लेकिन मुर्दा ने मना। उसने उससे कहा कि वो उसे सच में पसंद करती है, लेकिन वो ये नहीं कर सकती। जब उसने उसे बेहोश करने के लिए सिरिंज उठाई तो उसे रोकने के लिए वाकिन को मजबूर कर उस पर हाथ उठाया। उसे नींद की दवा का इंजेक्शन देने के बाद उसने खुद को साफ किया, मिट्टी के सारे निशान मिटाए और पुलिस से बात करने के लिए बाहर निकला। पुलिस के सामने वाकिन ने एक चिंतित मासूम पड़ोसी होने का नाटक किया, जो अपने घर में पानी घुसने से परेशान है, और एक ऑफिसर ने उसे अंदर इंतजार करने के लिए कहा। पास में ही गुटमैन सिचुएशन पर नजर रखे हुए था। उसने गैलर्टो को फोन करके जवाब मांगा, लेकिन गैलर्टो के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि क्या गलत हुआ। जब उसने माना कि उन्हें वॉल्ट से ब्लैकमेल वाली फाइल्स नहीं मिली तो गुटमैन ने गुस्से में कॉल काट दी। थोड़ी देर बाद गुटमैन ऑफिसर्स के एक ग्रुप के साथ वाकिन के घर पहुंचे। वाकिन ने उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर आने दिया। एक उलझन में पड़े लेकिन सहयोगी नागरिक का किरदार निभा दिया, जो प्रॉपर्टी डैमेज से जूझ रहा है। उन्होंने उससे कहा कि उन्हें घर की तलाशी लेनी है और वो उलझन में दिखा, पूछता हुआ कि सिर्फ एक पाइप फटने की वजह से उन्हें उसका घर क्यों सर्च करना है। उन्होंने उसे रॉबरी के बारे में बताया और उससे कहा कि उनका वक्त बर्बाद ना करे, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें तलाशी ली। उसने पहले ही बेटी को छोड़ दिया था और उसे मुर्दा के साथ बेडरूम में बैठा था। उन दोनों को अपनी पत्नी और बेटी बता दी। जब ऑफिसर्स बेसमेंट की तलाशी ले रहे थे,
इस बात से कन्विंस होकर कि घर में कोई राज नहीं है, जब गुटमैन घर से जाने लगा तो उसने गलती से बर्टा का फोन उठा लिया, ये सोचते हुए कि वो वाकेन का है। उसने नंबर सेव कर लिया और आराम से उससे कहा कि अगर उसे ब्रेक इन के बारे में कुछ भी काम का याद आए तो कॉल करे। गुटमैन के जाने के कुछ ही मिनट बाद गैलर्टो, जॉर्डो और कैनारियो के साथ घर पहुंचा, सभी पुलिस ऑफिसर्स की ड्रेस में। शक पैदा न करने के लिए वाकेन ने उन्हें अंदर आने दिया और उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए उसने चुपके से गुटमैन को एक मैसेज भेजा, उसे फौरन वापस आने के लिए कहते हुए। इस दौरान गुटमैन गैलर्टो को फोन करने की कोशिश कर रहा था, इस बात पर गुस्सा कि वॉल्ट 748 उसके आदेश के खिलाफ खोला गया था। गैलर्टो को परवाह नहीं, उसने कॉल अचानक से काट दी और पूछताछ शुरू की। वाकेन अपनी कहानी पर टिका रहा, ये दावा करते हुए कि उसे कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि अटेम्प्टेड रॉबरी के दौरान उसका बेसमेंट पानी से भर गया। उसने ये भी कहा कि वो अकेला रहता है और जिस किराएदार ने कमरा रेंट पर लिया था वो एक दिन पहले ही चली गई। लेकिन ठीक तभी बेटी बेडरूम से बाहर आई, उसकी पूरी कहानी को झूठा साबित कर दिया। वाकन इस बात से अनजान कि बेटी उसके पीछे खड़ी है, अपनी बनावटी कहानी सुनाती है। तब गैलर्टो ने एक बंदूक निकाली और फिर घर की तलाशी लेने लगा। वाकन ने उसे याद दिलाया कि उसके घर की तलाशी हो चुकी है और उसके पास दोबारा तलाशी लेने का कोई कारण नहीं है। इसी वक्त गैलर्टो ने बेटी की तरफ इशारा किया जो पीछे खड़ी थी। गैलर्टो ने बर्टा को चेक किया जो अभी भी नींद की दवा के असर में थी, फिर बेटी को पकड़ लिया और वाकन पर सच उगलवाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। वाकन झूठ बोलता रहा, कहता रहा कि उसे लगा किराएदार चले गए। तब गैलर्टो ने पूछा कि वो बेहोश क्यों है और उसके बेड पर क्यों है। वाकेन उसे झूठ पे झूठ बोलता रहा, लेकिन दबाव में कहानी बिखर गई। परेशान होकर गैलर्टो ने उसे उसकी व्हील चेयर से धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया और कैनारियो भी शामिल हो गया, वाकेन को बुरी तरह से मारता हुआ ताकि उससे सच उगलवा सके। गैलर्टो वाकेन के ऊपर खड़ा होकर कहता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे मार देगा और वो उसे डिटेल में बताना शुरू करता है कि वो उसे कैसे मारने वाला है जब आदमी उसे मारने लगता है। ये हमला तभी रुका जब बर्टा का फोन बजा। गैलर्टो ने उसे आंसर किया और दूसरी तरफ से गुटमैन की आवाज सुनी जो अभी भी सोच रहा था कि वो वाकेन से मार गया था, कहते हुए कि वो दरवाजे पर। अब गैलर्टो ने जॉर्डो और कैनारियो को गुटमैन को अंदर लाने के लिए कहा। अंदर आने पर गुटमैन गैलर्टो को देखकर कंफ्यूज हो गया, पूछा कि उसके पास बुर्डा का फोन नंबर क्यों है। गैलर्टो दूसरी तरफ गुटमैन पर शक कर रहा था और कैनारियो को उसे भी मारने का आदेश दिया। तनाव बढ़ गया, किसी को नहीं पता था कि कौन किसे धोखा दे रहा है। और जब गैलर्टो ने अपनी बंदूक उठाई, उसे वाकेन पर निशाना लगाया तो ये धमकी आखिरकार उसे हद से पार कर गई और उसने कन्फेस करना शुरू कर दिया। वाकेन खुद को बचाने के लिए बेताब एक और झूठ बोला, इस बार कहीं ज्यादा विश्वसनीय। उसने जॉर्डो की तरफ मुड़ा और उसे पहचानने का नाटक किया जैसे वो साजिश में शामिल थे, यहाँ तक कि उसे लेफ्टी कहकर बुलाया, उस नाम से जिसे उसके दोस्त बुलाते थे। अपनी निगरानी के दौरान सुनी हर चीज का इस्तेमाल करते हुए वाकेन ने दावा किया कि जॉर्डो ही वो था जो सबसे पहले उसके पास आया था, छत के रास्ते से आकर बर्टा को बेहोश किया और सुरंग से माल चुराने का आइडिया दिया। इस वर्जन के मुताबिक जॉर्डो ने उसे चोरी के बारे में बताया और उसे अपने फर्श में सुराख करने के लिए बनाया ताकि वो लूट का एक हिस्सा ले सके और बाद में बांट ले। जॉर्डो ने फौरन हर चीज से इनकार किया, वाकेन को झूठा कहते, लेकिन वाकेन ने दाव और बड़ा कर दिया। उसने उस छुपे हुए सेफ हाउस का जिक्र किया जिसके बारे में सिर्फ गैलर्टो, कैनारियो और जॉर्डो को पता होना चाहिए। फिर उसने उन्हें एक अलमारी की तरफ इशारा किया जहां उन्हें जॉर्डो की भूमि हुई थी। वाकेन ने दावा किया कि जॉर्डो ने गलती से उसे अपनी एक मीटिंग के दौरान वहां छोड़ दिया। बस इल्जाम से सब कुछ बिगड़ गया। घिरा हुआ और धोखा खाया हुआ महसूस करते हुए जॉर्डो ने अपनी बंदूक निकाली और कैनारियो को गोली मार दी, जो उसी पल में वापस गोली चलाता है और दोनों फर्श पर गिरकर मर जाते हैं। गैलर्टो अपने भाई को खोने के दुख में टूट गया, घुटनों के बल नीचे गिर गया। उसी पल बर्टा जाग गई। उसने फर्श पर एक बंदूक देखी, उसे उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के गैलर्टो को गोली मार दी। आखिरकार उसने अपनी बेटी के साथ जो किया उसका बदला ले लिया। गुटमैन, जिसे मामूली कोशिश से बांधा गया था, आराम से आजाद हो गया और जल्दी से आगे बढ़ा। इस पूरी गड़बड़ी को साफ करने में मदद की पेशकश करते हुए उसने बॉडीज को अपनी कार में ले जाना शुरू किया और वाकेन को खून साफ करने के बारे में सलाह दी। लेकिन जब उसने चुराए हुए पैसे मांगे तो वाकेन ने मना कर दिया। इसके बजाय उसने खुलासा किया कि उसके पास गुटमैन की चोरों के साथ साजिश की रिकॉर्डिंग है, उसे बर्बाद करने के लिए काफी है। गुटमैन इससे परेशान नहीं हुआ। उसने उसे कहा कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसे लंबे समय तक नहीं बचा पाएगा। वो हंसा, बात को टाल दिया और एक जार में से जिसे वो रेगुलर बिस्किट समझ रहा था उसमें हाथ डालते हुए वाकेन के कासिमीरो के लिए नशे वाली दवाइयों से बने ट्रीट्स खाना शुरू कर दिया। जैसे ही
वो ट्रंक में ले जा रहा था वो अभी भी वहीं थी। हिलने में असमर्थ और होश में आते जाते वो हार मान लेता है। मिट्टी में पड़ा हुआ या तो बचाव या मौत का इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद वाकिन का घर आखिरकार साफ कर दिया गया। कमरे खाली हो गए थे, खून साफ कर दिया गया था और अतीत को दफना दिया गया था। सब कुछ पीछे छोड़कर वाकिन एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ा। इस बार बर्टा, बेटी और कासिमीरो उसके साथ थे। एक नया परिवार, एक नया सफर, अंधेरे के उस पार एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले रिकैप में।